वेलकम, स्वागत है आपका इंग्लिश और मेडिटेशन की अनोखी दुनिया में, जहां फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की क्षमता प्राप्त करने जा रहे हैं। इंग्लिश बोलने का सपना अब एक हकीकत होने जा रहा है। हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यह सपना देखता है कि वह फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सके, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह सपना ही रह जाता है। कई लोग एजुकेशन में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। कई लोग इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। कई लोगों की शादी में इसलिए रिजेक्शन हो जाता है क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। कई लोग विदेश इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। कई लोग अनेक क्वालिटी के होते हुए भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। कई लोगों के लिए इंग्लिश एक डर है, एक खौफ है। हाँ, ये सच है कि बिना इंग्लिश सीखे भी जिंदगी चलती है, लेकिन जिंदगी जीने और जिंदगी गुजारने में फर्क है। बिना इंग्लिश पर कमांड किए हुए जिंदगी गुजर तो जाएगी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए हमें इंग्लिश सीखना ही होगा। इंग्लिश की इस समस्या को हम सिर्फ टाल सकते हैं, लेकिन टालना सलूशन नहीं है। या तो हम टालें या इसे सीख जाएं, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे जिंदगी की इस दौड़ में, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? एक रिसर्च के अनुसार भारत में सिर्फ 12% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं। उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में तो स्थिति और भी खराब है। यहां सिर्फ 2-3% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं। ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश? पिछले 300 सालों से, जब से भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब से आज तक हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेजी बोल सकता था, उनकी पहुंच शासकों तक थी। स्वाभाविक तौर पर उन्हें समाज में विशेष स्थान मिलता, क्योंकि वे सत्ता और शक्ति के केंद्र में थे। धीरे धीरे जनमानस में इंग्लिश बोलने की क्षमता सफलता के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। फलतः इंग्लिश बोलना सीखने की आवश्यकता विकसित हुई। तब से आज तक हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इंग्लिश बोलना एक सपना ही है। ऐसा क्यों? इस समय इंग्लिश सीखने के मुख्यतः 3 तरह के प्लेटफॉर्म हैं। स्कूल कॉलेज से, दूसरा कोचिंग ट्यूशन से और तीसरा किताबों से। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से इंग्लिश सीखने की तो बात ही बेमानी है, क्योंकि वहां हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, नंबर्स लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। एग्जाम पास करने के रटे रटाए तरीके हैं। ऐसे याद कर लो, एप्लीकेशन याद कर लो, कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर लो, बात खत्म। एग्जाम पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया। सीखने के लिए पढ़ना अलग बात है, और एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना अलग बात। सच्चाई तो यही है, 10-12 साल स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ने के बावजूद एक स्टूडेंट 4 लाइन भी इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता है। ये तरीका फेल होता है। दूसरा तरीका, कोचिंग ट्यूशन क्लासेस। आज गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर में कोचिंग ट्यूशन क्लासेस है, लेकिन ये कोचिंग ट्यूशन क्लासेस भी इंग्लिश बोलने के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये सॉल्व कर पाते तो सब लोग इंग्लिश बोल रहे होते। क्योंकि यहां जो टेक्निक यूज की जाती है वो आधी अधूरी है, वो पूरी नहीं है। यहां मुख्यतः 2 तरह की टेक्निक प्रयोग की जाती है, एक ग्रामर बेस्ड और दूसरा कन्वर्सेशन बेस्ड। ग्रामर बेस्ड क्लासेस में क्या होता है? ग्रामर बेस्ड क्लास में इतना ग्रामर पढ़ाया जाता है कि एक स्टूडेंट ग्रामर के नियमों में उलझकर अपनी इंग्लिश बोलने की इच्छा ही त्याग देता है। या यह कहा जाता है कि पहले ग्रामर सीख लो फिर इंग्लिश बोलना।
इस तरह की क्लास में हर दिन नए नए ग्रामर के नियम सिखाए जाते हैं। लगता है कि कुछ सीख रहे हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। ये ग्रामर बेस्ड सिस्टम भी फेल होता है। एक और टेक्निक है कन्वर्सेशन बेस्ड टेक्निक। अब कुछ लोगों का तर्क होता है कि जब हम अपनी मदर लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले ग्रामर नहीं सीखते, बल्कि पहले सीधे सीधे बातचीत शुरू कर देते हैं, बाद में स्कूल कॉलेज में जाकर व्याकरण सीखते हैं हिंदी की। बस यही बात कन्वर्सेशन बेस्ड टेक्निक का आधार है। यह टेक्निक काम करती है यदि हम ऐसी जगह में रहते हैं जहां चारों तरफ इंग्लिश बोली जाती है, जैसा कि अमेरिका या इंग्लैंड, जहां आप चारों तरफ दिन भर में सुन सुनकर इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी या दूसरी लैंग्वेज बोलना सीखा सुन सुनकर। लेकिन यहां हमारे पास वैसी परिस्थितियां नहीं है। यहां चारों तरफ लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं कि हम सुन सुनकर बोलना सीख जाएं। यदि हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल होता, ऐसा एटमॉस्फेयर होता, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम अपने आप इंग्लिश बोलना सीख गए होते सुन सुनकर। तो अब इस तरह की कन्वर्सेशन क्लासेस में कहा जाता है कि आप जो बोलना चाहते हैं उसे पहले याद कर लें और फिर समय आने पर इंग्लिश में बोल दें। कुछ वैसा ही जैसा रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सिखाया जाता है। नमस्ते दादाजी, गुड मॉर्निंग दादाजी, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तो यहाँ टास्क ये है कि जीवन में जितनी बातचीत होती है वो पूरी तरह से रट लें और समय आने पर इंग्लिश में बोल दें। ये रटना असंभव है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। इट इज सर्टेनली इम्पॉसिबल। सच्चाई तो यह है कि हम आज भी एक पेज भी रट रट कर पूरी तरह से एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज नहीं दोहरा पाए। और यहां कहा जा रहा है कि जिंदगी में जितनी बातचीत होती है उसे सारी की सारी बातचीत को पहले रट लो और फिर जब समय आने पर बोल दो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। इस तरह के कन्वर्सेशन बेस्ड क्लासेस भी फेल हो जाती है। एक और तरीका है जिसका प्रयोग इंग्लिश सीखने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक स्टूडेंट करता है, वह है बुक्स। किताबें पढ़कर इंग्लिश बोलना सीखना। किताब पढ़ने से ग्रामर एवं वोकैबुलरी की नॉलेज इंप्रूव होती है, यह सच है। लेकिन बोलना नहीं सीख सकते, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए 4 चीजों की जरूरत होगी। वोकैबुलरी, दूसरा ग्रामर, तीसरा हेजिटेशन रिमूवल, झिझक का खत्म होना, और चौथा फ्लुएंसी डेवलप करना। बुक्स से वोकैबुलरी और ग्रामर इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन ये न तो हेजिटेशन रिमूव कर सकता है और न ही फ्लुएंसी दे सकता है। फलतः ये बुक स्टडी बेस्ड टेक्निक भी आधी अधूरी साबित होती है और हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाती और हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। और गहराई से इसे समझने की कोशिश करें तो एक और बड़ी कमी सामने आती है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में, वह है इंग्लिश पढ़ाने का तरीका। यह तो माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना एक आर्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन इसे ऐसे सिखाया जाता है जैसे कि साइंस। साइंस के सब्जेक्ट लर्निंग बाय टीचिंग से सीखे जाते हैं, वहीं आर्ट के सब्जेक्ट लर्निंग बाय डूइंग से सीखा जाता है। मान लीजिए मैं आपको पानी बनाना सिखाता हूं। पानी का फॉर्मूला है H2O, अर्थात हाइड्रोजन का 2 एटम लें और ऑक्सीजन का 1 एटम लें, दोनों को मिलाएं तो पानी बन जाएगा। यहां मैंने जैसा सिखाया आप वैसा ही करें तो पानी बन जाएगा, आप सीख गए। यह हुआ लर्निंग बाय टीचिंग। साइंस के लिए यह टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए नहीं। आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए तो हमें लर्निंग बाय डूइंग का मेथड चुनना होगा, क्योंकि यदि हम आर्ट का कोई विषय सीखना चाहें, जैसे पेंटिंग, अब मैं आपको सिखाता हूं इतना काला कलर लेना है, इतना सफेद कलर लेना है, और ऐसे आंख बनानी है, मैं कर रहा हूं और आपके हाथों में पेंट ब्रश नहीं है, मैं आपको पेंटिंग सिखा रहा हूं, तो क्या आप वैसा ही आंख की पेंटिंग बनाने लगेंगे जैसा मैंने बनाया? बिल्कुल नहीं। यहां मैं आपको कितना भी सिखाऊं, आप नहीं सीख पाएंगे। आप पेंटिंग तब सीखेंगे जब आप अपने हाथों से ब्रश पकड़ें और पेंटिंग बनाना शुरू करें। यह तरीका है लर्निंग बाय डूइंग।
अर्थात कार्य को कार्य कर कर सीखना। हमारे समाज में जो भी तरीके इंग्लिश सिखाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है वह लर्निंग बाय टीचिंग पर आधारित है, जबकि लैंग्वेज सीखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग की टेक्निक की आवश्यकता होती है। यही कारण है आधे अधूरे टेक्निक के चक्कर में फंसकर ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलने का लक्ष्य छोड़ देते हैं। हमें याद रखना होगा कि सफल होने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारी दिशा भी सही होनी चाहिए। गलत दिशा में कार्य कर कर सही परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। झा इंस्टीट्यूट में डेवलप किए जा रहे टेक्निक चेन मेडिटेशन में इन सारी कमियों को दूर कर दिया गया, जिससे अब कोई भी आसानी से इंग्लिश बोल सकता है। चेन मेडिटेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, चेन और मेडिटेशन। हम सबसे पहले समझते हैं कि चेन क्या है और फिर समझेंगे मेडिटेशन क्या है। चेन क्या है? चेन अर्थात श्रृंखला, सीरीज, माला, जैसे कि मोतियों की माला। जिस प्रकार अलग अलग मोतियों को जोड़कर एक माला बनाई जाती है, उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग कोडेड फॉर्मूलाज को जोड़कर एक माला बनाया जाता है, एक चेन बनाया जाता है, जिसे हम चेन कहते हैं। तो चेन बनाने के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूलों को सीखना होगा, फिर उन्हें एक सीरीज में जोड़ना होगा, जिससे हमारा मैजिकल चेन तैयार हो जाए। सबसे पहले हम सीखते हैं कोडेड फॉर्मूला 1 चेन रत्न। सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इस फॉर्मूला को डिकोड करने के लिए हमें जानना होगा कि S क्या है, V1 क्या है, डू डज क्या है। इस फॉर्मूला से कैसे सेंटेंस बनेंगे, यह फॉर्मूला कहां से आया, इस फॉर्मूला से बनने वाले सेंटेंस की पहचान क्या होगी। S मीन्स सब्जेक्ट, कर्ता, कार्य करने वाला। V मीन्स वर्ब अर्थात क्रिया। डू डज मीन्स ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन खेलता है। इस वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? यहां खेलने का कार्य हो रहा है। इस खेलने को ही वर्ब अर्थात क्रिया कहा जाएगा। इस प्रकार वर्ब हुआ खेलना। यहां खेलने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। मोहन खेलने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार सब्जेक्ट हुआ मोहन और वर्ब हुआ खेलना। अब मैं आपको कुछ वाक्य देता हूं। आपको यह बतलाना है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। पहला वाक्य है मैं गाता हूं। यहां सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या? वह पढ़ती है। इस वाक्य में कौन पढ़ता है अर्थात सब्जेक्ट क्या है और क्या करती है अर्थात वर्ब क्या? तुम चिल्लाते हो। यहां सब्जेक्ट कौन, क्या कार्य हो रहा है, वर्ब क्या? राधा स्कूल जाती है। इस वाक्य में कौन स्कूल जाता है? वह हुआ सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है? वर्ब। हम इंग्लिश सीखते हैं। इस वाक्य में कौन इंग्लिश सीखता है? सब्जेक्ट। और क्या करता है? वर्ब। मधु खाना बनाती है। यहां कौन खाना बनाता है? सब्जेक्ट क्या और वर्ब क्या? आतंकवादी हमला करते हैं। कौन हमला करता है? सब्जेक्ट। क्या करता है? वह शिकायत करता है। यहां सब्जेक्ट कौन और वर्ब क्या? आइए इसके आंसर चेक करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा मैं गाता हूं। यहां
गाने का कार्य मैं कर रहा है। मैं अर्थात आई, तो सब्जेक्ट हुआ आई, और क्या कार्य हो रहा है? गाने का कार्य हो रहा है, तो गाना अर्थात सिंग हुआ वर्ब। फिर दूसरा वाक्य है वह पढ़ती है। इस वाक्य में कौन पढ़ने का कार्य कर रहा है? वह हुआ सब्जेक्ट, तो पढ़ने का कार्य सी कर रही है, तो सब्जेक्ट हुआ सी। और क्या कार्य कर रही है? पढ़ने का कार्य कर रही है, तो कार्य हुआ वर्ब रीड। तीसरा सेंटेंस है तुम चिल्लाते हो। यहां सब्जेक्ट है यू और वर्ब हुआ चिल्लाना, शाउट। फिर चौथा सेंटेंस राधा स्कूल जाती है। यहां जाने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट राधा, वर्ब गो। हम इंग्लिश सीखते हैं, यहां सब्जेक्ट वी और वर्ब लर्न। छठा सेंटेंस मधु खाना बनाती है। कौन खाना बनाती है? मधु, वर्ब कुक। आतंकवादी हमला करते हैं, यहां सब्जेक्ट हुआ टेररिस्ट और वर्ब अटैक। वह शिकायत करता है, यहां सब्जेक्ट ही और वर्ब है कंप्लेन। वर्ब अर्थात क्रिया। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड V3 को कहा जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, वर्ब के तीनों फॉर्म के एग्जाम्पल देखें। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। V1 राइट, V2 रोट और V3 रिटर्न। सामान्य सेंटेंस V1 सी, सेकेंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। फर्स्ट फॉर्म V1 प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। V1 कम, V2 केम और थर्ड फॉर्म फिर से कम। सिंग, sang और sung। eat, ate, eaten। इस कोटेड फॉर्मूला में एक और वर्ड है डू या डज। डू या डज हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है। अनेक सहायक क्रियाएं होती हैं, कुछ एग्जांपल्स देखें। डू, डज, एम, is, are, was, were, have, has, has, etc. Do ऑब्लिक does में यह जो ऑब्लिक है इसका मतलब होता है या। Do या does। अब हमें यह जानना है कि हम डू का प्रयोग कहां करेंगे और डस का प्रयोग कहां करेंगे। नियम है, यदि सब्जेक्ट अर्थात कर्ता ही, सी, इट, कोई एक नाम जैसे राम, सीता, गीता इस तरह हो तो हम डस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट अर्थात कर्ता यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम हो जैसे राम एंड सीता, मोहन एंड गीता, दिनेश एंड सुरेश, इस तरह प्लूरल नंबर हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई एक नाम हो तो इस स्थिति में हम डस का प्रयोग, लेकिन यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे।
अब एक और प्रश्न का जवाब हमें ढूंढना है कि यह फॉर्मूला आया कहां से। यह फॉर्मूला आया है टेंस से। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इन 3 टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार कुल 12 टेंस बने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोडेड फॉर्मूला 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। अब प्रश्न यह है कि इस कोडेड फॉर्मूला 1 के प्रयोग से जो सेंटेंस हिंदी में बनेंगे उनकी पहचान क्या होगी। कोडेड फॉर्मूला 1 के प्रयोग से बनने वाले वाक्यों के अंत में ता, ते, ती जैसे शब्द होंगे। जैसे कि मैं जाता हूं, वह बोलती है, वह गाते हैं। तो देखा आपने, यहां हर वाक्यों के अंत में ता, ते, ती जैसे शब्द हैं। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि वाक्यों के अंत में ता, ते, ती जैसे शब्द होंगे। इस फॉर्मूले का प्रयोग कहां किया जाएगा? जब जब हम अपनी डेली रूटीन या हॉबीज बतलाएंगे तब इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेचुलेशंस, हमने कोडेड फॉर्मूला 1 डिकोड कर लिया है। आइए एक बार रिवाइज करें। यहां एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, डू डज हेल्पिंग वर्ब है। डेली रूटीन या हॉबीज बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा और इसकी पहचान वाक्यों के अंत में ता, ते, ती होगी। Now let's start making the chain. चेन बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेंटेंस हिंदी का एक वाक्य। तो कोई भी वाक्य ले सकते हैं हम एक वाक्य लेते हैं, मैं खेलता हूं। यहां मैं कर्ता यानी सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब यानी क्रिया है। तो सब्जेक्ट आई और वर्ब हुआ प्ले। अब सब्जेक्ट और वर्ब को फॉर्मूला 1 में रखने से इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यहां इस फॉर्मूले में हम सब्जेक्ट आई और वर्ब प्ले रखें तो अब जो सेंटेंस बनेगा वो इस प्रकार होगी, आई प्ले, आई प्लस डू प्लस नॉट प्लस प्ले, डू प्लस आई प्लस प्ले। यहां डू इसलिए क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यह हम सीख ही चुके हैं। अब प्लस चिन्ह हटा दें तो सेंटेंस इस प्रकार होगा, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, आई प्ले सिंपल साधारण सेंटेंस, आई डू नॉट प्ले निगेटिव अर्थात नकारात्मक सेंटेंस, और तीसरा डू आई प्ले इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। चेन अब हिंदी के साथ अगर हम बनाएं तो इस प्रकार होगा, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले मैं नहीं खेलता हूं, डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूं। इस तरह टोटल 6 सेंटेंस बने जिसमें 3 हिंदी और 3 इंग्लिश के हैं। आई प्ले मैं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले मैं नहीं खेलता हूं, डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूं। कुछ और चेन बनाते हैं। सेंटेंस है
तुम नाचते हो। यहां सब्जेक्ट यू और वर्ब डांस। इस सब्जेक्ट और वर्ब को फॉर्मूला नंबर 1 में रखें तो अब जो सेंटेंस बनेगा वह इस प्रकार होगा। यू डांस, तुम नाचते हो। यू डू नॉट डांस, तुम नहीं नाचते हो। डू यू डांस, क्या तुम नाचते हो? चेन बनना शुरू हो चुका है। हम फॉर्मूला नंबर 1 चेन रत्न के प्रयोग से एक सेंटेंस में 6 सेंटेंस बनाने लगे हैं, जहां 3 इंग्लिश और 3 हिंदी के होते हैं। एक और सेंटेंस का चेन बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है मधु मुस्कुराती है। यहां सब्जेक्ट है मधु और वर्ब है मुस्कुराना अर्थात स्माइल। इस सब्जेक्ट और वर्ब को फॉर्मूला नंबर 1 में रखें तो हमें इस प्रकार चेन प्राप्त होगा। मधु स्माइल्स, मधु मुस्कुराती है। मधु डज नॉट स्माइल, मधु नहीं मुस्कुराती है। डज मधु स्माइल, क्या मधु मुस्कुराती है? अब हम सीखेंगे कोडेड फॉर्मूला 2 चेन रत्न। हमारा दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। आइए इसे अब डिकोड करें। यहां सब्जेक्ट S और V अर्थात वर्ब हम जानते ही हैं। कैन एक मॉडल है। इंग्लिश ग्रामर में अनेक मॉडल होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, विल और टू आदि। ये सेकेंड फॉर्मूला, इसकी पहचान क्या होगी? यहां वाक्यों के अंत में सकता हूं, सकते हैं, सकती हैं आदि शब्द होंगे। यही इस फॉर्मूले की पहचान है। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम अपनी एबिलिटी अर्थात क्षमता, पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना और परमिशन अर्थात अनुमति लेने या देने के लिए करेंगे। अब फॉर्मूला 2 के प्रयोग से चेन बनाते हैं। हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं गाना गा सकता हूं। यहां सब्जेक्ट आई और वर्ब है सिंग। इस सब्जेक्ट और वर्ब को फॉर्मूला 2 में रखें तो इस प्रकार सेंटेंस बनेंगे। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। आई कैन नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकता हूं। कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूं? टोटल 6 सेंटेंस बने, 3 हिंदी और 3 इंग्लिश के। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम जा सकते हो। यहां सब्जेक्ट यू, तुम और वर्ब गो। इस सब्जेक्ट और वर्ब को हम फॉर्मूला नंबर 2 में रखें तो सेंटेंस इस प्रकार बनता है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? अब आप कोडेड फॉर्मूला 2 के प्रयोग से नीचे दिए जा रहे 10 सेंटेंस का चेन लिखें। एक चेन में 6 सेंटेंस होंगे, 3 हिंदी और 3 इंग्लिश। आपको लिखना है। कोडेड फॉर्मूला 2 के प्रयोग से नीचे दिए जा रहे सेंटेंस का चेन बोल बोल कर बनाएं। अब
अब आप इस चेन सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए नीचे दिए जा रहे 50 सेंटेंस का फार्मूला 1 और फार्मूला 2 का प्रयोग करते हुए चेन बनाएं। एक चेन में 12 सेंटेंस होगा, जहां 6 हिंदी और 6 इंग्लिश में होगा। इस सेंटेंस को बोल बोलकर हमें प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस हमें स्किप नहीं करनी है। ध्यान रखिए, पूरा खेल प्रैक्टिस का है। अब तक हमने देखा कि चेन क्या है। अलग अलग फार्मूलों को जोड़कर बनने वाले वाक्यों की श्रृंखला ही चेन है। अब हम डिकोड करेंगे मेडिटेशन, क्योंकि हमारी टेक्निक का नाम है चेन मेडिटेशन। मेडिटेशन का सामान्य अर्थ है ध्यान, अर्थात कंसंट्रेशन। हम सब जानते हैं कि कंसंट्रेशन का लर्निंग से कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। सीधी बात है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, लर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। सामान्यतया हम इसका तो ध्यान रखते हैं कि हम कितना पढ़ते हैं, लेकिन इस बात का कम महत्व देते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन कैसा है। यदि माइंड अर्थात मन कंसंट्रेटेड नहीं है, तो हम कितना भी पढ़ें कोई फायदा नहीं होगा या कम फायदा होगा। इसका अर्थ है सीखने की प्रोसेस में कंसंट्रेशन अत्यंत आवश्यक है। माइंड को कंसंट्रेट करने की टेक्निक को ही मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन से हम माइंड को कंसंट्रेशन के डिफरेंट लेवल्स में ले जा सकते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए कंसंट्रेशन की अलग अलग लेवल की आवश्यकता होती है। माइंड, मन को मुख्यतः 3 लेवल में बांटा जा सकता है। पहला कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अर्ध चेतन मन, और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड अर्थात अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड मन का वह भाग है जहां हम किए जा रहे कार्य के प्रति अवेयर रहते हैं। उस कार्य पर हमारा नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। जैसे मैंने सोचा कि मैं अपनी आंख बंद कर लूं, और मैंने अपनी आंख बंद कर ली। आंख बंद करने का यह कार्य कॉन्शियस माइंड से हुआ। यदि मैं सोचूं कि मैं अपना हाथ ऊपर उठाऊं, और मैंने उठा लिया, यह कार्य भी कॉन्शियस माइंड से हुआ। यहां होने वाला कार्य पर मेरा पूरा कंट्रोल रहा। जैसा मैं चाहता था वैसा ही मैंने किया, वैसा ही हुआ। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां हमें उसे करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। वह कार्य बिना विशेष प्रयास के अपने ही आप हो जाता है। जैसे हमारी पलकों का झपकना, दिल की धड़कन का धड़कना, बातचीत के समय हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आदतें। ये कार्य करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ये कार्य अपने आप होते हैं। ये सारे कार्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही बोली जाती है। हम सोच सोच कर इंग्लिश नहीं बोल सकते, बल्कि इंग्लिश अपने आप हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। क्योंकि बातचीत के दरमियान इतनी तेजी से हम बोलते हैं कि यदि यह सोचने लगे कि इस सेंटेंस में यह टेंस होगा, यह वर्ब होगा, यह हेल्पिंग वर्ब होगा,
या ऑब्जेक्ट होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। यदि ये सब बातें सोचने लगे तो बातचीत तो कहीं से कहीं आगे बढ़ चुकी होगी और हम एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन सोच पाएंगे। नहीं, ऐसे इंग्लिश नहीं बोली जा सकती, क्योंकि इंग्लिश बोलने का कार्य हमारे कॉन्शियस माइंड से न होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। हम ग्रामर के नियमों को याद करके सोच सोच कर इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसका अर्थ यह है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ ऐसा कार्य करना होगा कि इंग्लिश बोलने का काम सबकॉन्शियस माइंड से हो और हमें सोचना न पड़े, बल्कि अपने आप इंग्लिश हमारे मुंह से निकलने लग जाए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचे। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला, किसी कार्य को बार बार किया जाए, और दूसरा मेडिटेशन के द्वारा डीप कंसंट्रेशन से। यदि किसी कार्य को बार बार दोहराया जाए तो वह कार्य सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप होने लगता है। जैसे कि हमारी आदतें कैसे बनी? हमने उस कार्य को बार बार दोहराया, हमारी आदत बन गई। हमारी सभी आदतें सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होती हैं। जिसे सुबह 6 बजे उठने की आदत है, उसकी नींद 6 बजे खुल जाती है। यदि किसी को 4 बजे सोकर उठने की आदत है तो उसकी नींद 4 बजे खुल जाती है। यदि किसी को 11 बजे खाना खाने की आदत है तो उसे 11 बजे भूख लग जाएगी। यदि किसी को 2 बजे खाना खाने की आदत है तो उसे 2 बजे भूख लग जाएगी। किसी को स्मोकिंग की बुरी आदत है तो उसे अपने समय पर अपने आप स्मोकिंग करने का मन होने लगेगा। उसे सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि वह कार्य अपने आप होने लगता है। ये आदतें बनती कैसे हैं? कारण साफ है। यदि किसी कार्य को बार बार रिपीट किया जाए तो वह हमारी आदत हो जाती है, अर्थात वह कार्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होने लगता है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक रास्ता मिला कि उस कार्य को बार बार रिपीट किया जाए। इसी सिद्धांत के अनुसार चेन का टेक्निक कार्य करता है, जहां हम ग्रामर के नियमों को बार बार एवं जल्दी जल्दी रिपीट कर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, ताकि जब हम इंग्लिश बोलें तो वह हमें सोचना न पड़े, बल्कि वह कार्य अपने आप होने लगे। यह कंक्लूजन टेक्निक डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेज था, लेकिन रिसर्च अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि रिपीट करने का यह प्रोसेस काफी लंबा होता है। क्योंकि लंबे समय तक बार बार रिपीट करने से ही कोई कार्य सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाता है। अब रिसर्च टीम इस बात पर कार्य कर रही थी कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जहां बहुत लंबे समय तक दोहराना न पड़े, बल्कि कम समय में ही किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें। यहीं से नई डेवलप की जा रही टेक्निक में मेडिटेशन की एंट्री होती है। अब रहस्य खुल चुका था, समस्या का समाधान मिल चुका था। यदि माइंड को डीपर लेवल तक कंसंट्रेट करके चेन बनाएं तो यह जल्दी ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है और इंग्लिश अपने आप हमारे मुंह से निकलने लगता है और हम इंग्लिश बोलने का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार चेन मेडिटेशन टेक्निक का जन्म होता है, जहां माइंड को मेडिटेशन के द्वारा कंसंट्रेशन के डीपर लेवल में ले जाकर चेन बनाने की प्रैक्टिस की जाती है। फलतः चेन बनाने का प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड से होने लगता है और हम अपने आप बिना सोचे इंग्लिश बोलने लगते हैं। यही चेन मेडिटेशन का आधार है, यही चेन मेडिटेशन का बेस है। मेडिटेशन के द्वारा माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटी को जोड़कर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा कंसंट्रेशन गहराता जाता है और हम कंसंट्रेशन के डीपर लेवल में उतरते जाते हैं। चेन और मेडिटेशन के इस मेथड को ही चेन मेडिटेशन नाम दिया।